हेलो एवरीवन। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लें या उनका आवृत्ति बंटन तैयार कर लें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लें, तो वो आंकड़े सरल हो जाते हैं और उनका स्टैटिकल एनालिसिस या सांख्यिकीय विश्लेषण करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्गीकृत आंकड़े हैं वो संक्षिप्त रूप में हमारे सामने होते हैं। लेकिन यदि इन आंकड़ों को और अधिक संक्षिप्त कर लिया जाए, यानी कितना संक्षिप्त कर लिया जाए कि एक किसी नंबर या किसी प्राप्तांक को देखकर ही यदि हम पूरे समूह के बारे में निर्णय ले सकें या उसकी सामान्य जानकारी हमको जब हो जाए, तो हम कहते हैं कि आंकड़े और अधिक सरल हो गए या आपका काम और अधिक आसान हो गया। उस एक प्राप्तांक को, सिंगल नंबर को या सिंगल जो प्राप्तांक आपके सामने है, जिसे देख करके आप संपूर्ण समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या जिसको देख करके आपको संपूर्ण समूह की जानकारी हो जाती है, उस एक प्राप्तांकों को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय मान कहते हैं या औसत प्राप्तांक कहते हैं। इसी औसत प्राप्तांक या केंद्रीय मान के आसपास समूह के अन्य प्राप्तांक व्यवस्थित होते हैं या उनकी प्रवृत्ति इस केंद्रीय मान के आसपास होती है। इसीलिए इस केंद्रीय मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समूह के कुछ प्राप्तांकों का मान इस केंद्रीय मान से कम होगा और कुछ प्राप्तांकों का मान उस केंद्रीय मान से अधिक होगा। इस प्रकार से उस केंद्रीय मान को देख करके ही हम संपूर्ण समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस केंद्रीय मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं या औसत प्राप्तांक कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। 5 विद्यार्थी हैं और उनके प्राप्तांक हमको दे रखे हैं 10, 11, 9, 12 और 13। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको दे रखे हैं। 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमको ये दे रखे हैं। इसमें एक प्राप्तांक ऐसा है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांक आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं 11 को सेंटर में रख दूं, यदि मैं 11 को सेंटर में रख दूं, यानी केंद्र में रख दूं, तो जो अन्य प्राप्तांक हैं, जैसे क्या है, 10 इसके पास होगा और 9 इसके पास होगा, 12 यहां कहीं होगा और 13 यहां कहीं होगा। यानी कि हमको यहां से देख करके यह स्पष्ट हो जा रहा है कि 11 के आसपास जो प्राप्तांक हैं वो क्या है, 9 और 10 जो कि इससे कम मान रखते हैं, और 12 और 13 जो कि 11 से अधिक वैल्यू रखते हैं, इसके आसपास हैं। यानी कि जो अन्य 4 प्राप्तांक हैं उनकी प्रवृत्ति किधर को है? केंद्र की ओर है, केंद्रीय मान की ओर है या औसत अंक की ओर है। तो इनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहेंगे। यहां पर 11 क्या है? ये केंद्रीय मान है या इसको हम औसत अंक भी कह देते हैं, औसत अंक। ठीक है। तो ऐसी मापें जिनकी प्रवृत्ति केंद्र की तरफ होती है या जो लगभग प्राप्तांकों के केंद्र में पाई जाती हैं, अन्य आंकड़े उनके आसपास होते हैं और वह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उस प्राप्तांक को देख करके हम संपूर्ण समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। इन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से हमें क्या लाभ हो जाता है? हम इन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उपयोग करके 2 काम कर सकते हैं। एक तो यह है कि उस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को देख करके हमको संपूर्ण समूह की जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसके आसपास ही सभी अंक होंगे या वह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, 2 समूह की यदि हमें तुलना करनी है
तो वह आसान हो जाती है। यदि हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पता है तो उन दोनों समूह की हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको स्पष्ट हुआ होगा जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो प्राप्तांकों के लगभग केंद्र में पाई जाती है, अन्य आंकड़े उसके आसपास होते हैं, अन्य प्राप्तांक उसके आसपास होते हैं, उनकी प्रवृत्ति केंद्र की तरफ बनी रहती है और उस प्राप्तांक के माध्यम से संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसी माप को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वो कौन कौन सी हैं? जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वो 3 हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है मीन, जिसको कहते हैं माध्य या समांतर माध्य। समांतर माध्य। दूसरा है मीडियन, जिसको हम कह देते हैं मध्यांक या माध्यिका। ठीक। और तीसरा है मोड यानी बहुलांक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कितनी हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 हैं। वो 3 मापें आपके सामने यहां लिखी हुई हैं, मीन, मीडियन और मोड, यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलांक यानी बहुलक। यहां से सीधा सीधा प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या टीचर से रिलेटेड किसी भी कोर्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, एक इनमें से दे देगा, 3 अलग से दे देगा, या कौन सी माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, 3 ये दे देगा, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो कोई और लिख देगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बीएड, बीटीसी जैसे विभिन्न टीचर ट्रेनिंग कोर्स की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनमें भी यह इम्पोर्टेंट है। अब आपने इस वीडियो में समझा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता क्या है और वह कितने प्रकार की होती हैं। अब हम इससे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो माध्य है, समांतर माध्य है, वो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सूक्ष्म में इनका विवरण दे दूं, इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको बता दूं। जो मीन है, जो माध्य है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप होता है। यदि प्रश्न यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय माप कौन सी है और ऑप्शन लिखे हुए हैं मीन, मीडियन, मोड, इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना क्या है? मीन। जो मीन है छात्रों, वो सबसे अधिक विश्वसनीय माप होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में। क्यों? क्योंकि यह हर एक प्राप्तांक पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी प्राप्तांक में थोड़ा भी अंतर कर दिया जाए तो मीन का मान बदल जाता है। ये सबसे अधिक सेंसिटिव होता है, इसीलिए कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय माप है तो वो क्या है? मीन या माध्य। क्योंकि यह बहुत ही अच्छे तरीके से किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मीन को देख करके हम किसी भी समूह के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मीडियन है वो क्या है? मध्यांक है। मध्यांक यानी एकदम से बीच का अंक। जब प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं उनको हम अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उनमें जो सबसे बीच में आता है या एकदम ठीक बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मध्यांक कहते हैं। मध्यांक आंकड़ों को, प्राप्तांकों को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जो मोड है वो क्या है? बहुलांक होता है। अगर हम देखें, अगर इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में यदि हमको बहुत ही आसान तरीके से और शीघ्र माप करनी है तो वहां पर हमें बहुलांक निकालना होता है, या ये कहें कि एक नज़र से देखते ही हमको मोड की जानकारी हो जाती है। यदि हमारे सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आवृत्ति वितरण तालिका दे रखी है, और जिस ग्रुप की जो बारंबारता है सबसे अधिक होती है वह ग्रुप क्या होता है? बहुलांक वर्ग कहलाता है, या बहुलांक
ग्रुप कहलाता है, मोड ग्रुप कहलाता है, उसी में कहीं ना कहीं बहुलांक होता है। यदि प्राप्तांक दिए हैं और बारंबारता दे रखी है तो जिस प्राप्तांक की बारंबारता अधिक होती है वही क्या कहलाता है, बहुलांक कहलाता है। चलिए यहाँ मैंने सूक्ष्म में आपको बताया, इसे हम बहुत ही व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में अलग अलग वीडियो में बताएंगे कि समांतर माध्य होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, मध्यांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और बहुलांक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके उपयोगी बताएंगे। छात्रों इस वीडियो में केवल इतना ही है। आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।